बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। आई एम योर टीचर मिस इकरा जावेद। आई एम टीचिंग यू प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ द बेसिक टूल्स ऑफ फाइनेंस। आपका चैप्टर नंबर 14 है एट द पेज नंबर ऑफ योर बुक 281। इसमें बेटे इस चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चंस को सबसे पहले रीड करेंगे वन बाय वन के हम इस चैप्टर में हमने क्या रीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रेजेंट वैल्यू, हाउ कैन वी यूज़ इट टू कंपेयर सम ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स। बेसिकली आप एक चीज़ को बेटे जहन में रखें कि जब आपके पास कुछ सेविंग आती है तो आप उस सेविंग को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं, किस जगह पे आपने उसको यूटिलाइज़ करते हुए फर्दर आगे अपने फ्यूचर के लिए अमाउंट को सेव करना होता है। तो जो वो चीज़ें जो प्रोसीजर हैं वो आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम को देखते हुए करते हैं। जैसे एक इंसान जो है उसको जॉब मिलती है, वो डिसाइड करता है कि उसने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है अपने फंड्स को, कहाँ पे आया, अगर वो स्टॉक मार्केट्स में जाता है या अगर बैंक्स में जाता है तो फर्दर अगर वो करंट वैल्यू को देखते हुए अपने कुछ फर्दर नेक्स्ट ईयर्स की प्लानिंग करता है। इन सब चीज़ों को जो हम देखते हैं कि वो आया क्या क्या प्लानिंग कर सकता है, कौन सी चीज़ उसके लिए बेनिफिट हो सकती है, वो हम उसको किसको बेसिक टूल्स ऑफ फाइनेंस को देखते हुए करते हैं। इसमें सबसे पहले बेटे हमारे पास आता है व्हाट इज़ अ प्रेजेंट वैल्यू, कि प्रेजेंट वैल्यू जो उस मनी की या उस चीज़ की जो प्रेजेंट वैल्यू चल रही है वो क्या है। उस प्रेजेंट वैल्यू को देखते हुए फर्दर नेक्स्ट वो आगे क्या करता है, हाउ कैन वी यूज़ इट टू कंपेयर सम ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स हो सकता है मे बी कि वो 2 ईयर्स की बात करे, 3 ईयर्स की बात करे, आया वो देखे कि मेरे 20 ईयर्स बाद मेरी प्रेजेंट वैल्यू जो है मनी की वो 20 ईयर्स बाद मुझे कितना उसका रिटर्न मिलेगा, उसके मतलब हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है सेकंड पे, वाई आर पीपल रिस्क अवर्स। अब रिस्क देखें, सबसे आजकल अगर हम कोई भी बिज़नेस बेटे स्टार्ट करते हैं किसी भी जगह पे तो रिस्क सबसे आपका एक नेसेसिटी होती है कि आपको उसमें रिस्क लेना पड़ता है। अब रिस्क के भी किस तरह से एक रैशनल क्या होगा कि एक जो जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो रिस्क को लेते हुए फर्दर आगे फ्यूचर को देखते हुए करेगा, आया उसे जो है वहाँ पे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, उसके मुताबिक वो क्या करेगा, उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा या अपनी मनी को वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, सेव करेगा कि एज अ रिटर्न उसको क्या चीज़ मिलती है। थर्ड पॉइंट पे आता है बेटे, व्हाट डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, व्हाट इज़ द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ द बीटिंग द मार्केट नियरली इम्पॉसिबल, कि हमारे एसेट्स क्या हैं, हमने उन्हें किस तरह से डिटरमिन करना है, उनके हाइपोथेसिस के मतलब हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बेटे हमारे पास इसमें आ जाती है चीज़ हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में कोऑर्डिनेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने बेटे लास्ट चैप्टर्स में हमने ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट के मतलब ही पढ़ा कि आपकी सेविंग कितनी होगी, अगर सेविंग आपकी ज़्यादा होंगी तो देन फर्दर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हमने ये सारा पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इसमें बेटे सबसे पहले हमने पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर टाइम एंड द हैंडलिंग ऑफ रिस्क। हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें फाइनेंशियल सिस्टम में जिसके पास बेटे रिसोर्सेज होंगे वो अपनी कहीं ना कहीं उसको एलोकेशन करेगा कि भी किस तरह से अपने उसने पैसे को यूटिलाइज़ करना है, कहाँ पर यूटिलाइज़ करना है, कहाँ कहाँ उसने अपने पैसे को लगाना है और उसने रिस्क को भी हैंडल करना है। अच्छा, आपकी बुक में बेटे पेज नंबर जो है आई थिंक सो 282 पे कुछ चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज़ कर लेते हैं कि एक पर्सन डिसाइड करता है, कुछ उसके पास पैसे हैं और उसने उस इन्वेस्टमेंट करनी है। अब फर्दर उसको आया क्या इन्वेस्ट करेगा, वो सोचता है कि भी मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है या चलें कोई भी हम इंस्टीट्यूशनल का या कोई भी बिज़नेस अगर हम देखते हैं, अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करने में वो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता है, आया क्या उसको देखें उसकी सोच में ये चीज़ें होंगी जो उसने सोचा हुआ होगा, ज़रूरी नहीं है कि उसको वही अचीवमेंट हासिल हो। जब वो मार्केट में उस चीज़ को जब लाएगा तो कुछ ना कुछ उसको रिस्क जो है वो मतलब फेस करना पड़ेगा, हो सकता है उसके रिज़ल्ट उसको वैसे ना मिले। तो इसीलिए हमने इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमने एक अपना फाइनेंशियल सिस्टम देखते हैं, हमने कुछ वैल्यूज़ जो हैं फार्मूलाज हैं उसको देखते हुए कि अगर प्रेजेंट वैल्यू में ये है तो इन फ्यूचर कितने सालों बाद हमें उस पर अगर इंटरेस्ट भी लगता है तो हमें कितना बेनिफिट दे सकता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद फाइनेंस क्या है, इज़ द फील्ड दैट स्टडीज सच डिसीजन मेकिंग। मीन्स एक फाइनेंस हमारे पास एक ऐसी फील्ड है जो हमें बताती है कि हम किस तरह से डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, किस तरह से हम अपने रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है बेटे हमारे पास
प्रेजेंट वैल्यू के मतलब हम पढ़ेंगे। अच्छा देखें, अब सबसे पहले एक बात आता है कि हमारे पास जो हमारी मनी, जो पैसा आज उसकी वैल्यू है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि $100 या 100 रुपीज़ मैं आज आपको दे ली, ठीक है, आप मुझसे आज ले लो या वो 100 रुपीज़ 10 साल बाद ले लो। अब देखो जो 100 रुपीज़ आपके पास अब वैल्यू है, ये 1000 की अगर हम चलें बात कर लेते हैं कि 1000 रुपीज़ मैं आपको अब दे रही हूँ, मैं कहती हूँ ये आपके लिए 1000 रुपीज़ हैं। अगर उस 1000 रुपीज़ को मैं कहूँ नहीं यही 1000 रुपीज़ आफ्टर 10 ईयर्स आपके पास, क्या वही वैल्यू रखेंगे? नहीं रखेंगे बेटे। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू मनी टुडे इज़ मोर वैल्यूएबल देन द फ्यूचर। मीन्स आपकी मनी की जो वैल्यू अभी है वो फ्यूचर में उतनी अमाउंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, उतनी अमाउंट फ्यूचर में उतनी वैल्यू नहीं रखेगी। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ना है। कुछ हमने फार्मूलाज हैं उसको देखना है, इसमें कुछ बेटे एक्टिविटीज़ हैं उसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। अब देखें, द प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर सम, ये इसकी डेफिनेशन है, द अमाउंट दैट वुड बी नीडेड टुडे टू यील्ड दैट फ्यूचर सम एट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट। मतलब प्रिवेलिंग जो आपका इंटरेस्ट रेट हो रहा होगा उसको जब हम प्रेजेंट वैल्यू के साथ करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो कहलाएगी। अब रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसमें सबसे पहले आता है फ्यूचर वैल्यू क्या है। फ्यूचर देखें, हम फ्यूचर को देखते हुए ही तो हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू को देखेंगे ना। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सम क्या है? द अमाउंट द सम विल बी वर्थ एट अ गिवन फ्यूचर डेट व्हेन अलॉटेड टू अर्न इंटरेस्ट एट द प्रिवेलिंग रेट। मीन्स जो हमारा करंट का रेट होगा उसके ऊपर होगा। अब जैसे सिंपल सी बात है, एक सिंपल डिपॉजिट, हमने आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है बेटे, उसमें उसने कहा है कि भी डिपॉजिट ₹100, वैसे यूजुअली आपकी बुक में उसने डॉलर से ही बात की है, हम डॉलर के साइन से ही बात कर लेते हैं कि डॉलर जो है उसने कहा $100 है इन द बैंक और 5% उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? सिंपली बेटे ये नेक्स्ट स्लाइड में उसका मैं आपको बताऊंगी, उसका फार्मूला है। एन ईयर में हम ये करेंगे, देखें 100 रुपीज़ जो उसके आपने डिपॉजिट कराया, 5% इंटरेस्ट कितना है? 0.05। अगर हम उसे परसेंटेज में चेंज करें तो 1, ये फार्मूला है। अब उसको एन ये कैपिटल एन क्या कह रहा है? ये हमारे पास कह रहा है, जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में पहले आए, ये एक फार्मूला है हमारे पास। फ्यूचर वैल्यू को आपने करना है, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है वो 1 + आर आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको आपने जितने ईयर्स के ऊपर डिवाइड करना, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है पावर उसकी, यानी पीवी प्रेजेंट वैल्यू। अब पिछली स्लाइड पे अगर आप आएँ देखें, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 100 आपकी हो गई। 100 में आपने 1 + फार्मूला लगा 0.05, आई थिंक सो। इस फार्मूले को मैं कॉपी करती हूँ आपके, देखें पीवी हमने इसमें आपकी फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। फ्यूचर वैल्यू में आपको बेटे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, होप्स हो कि आपके पेपर्स में कि मैं आपको वैल्यूज़ दी हुई हूँ क्वेश्चन में और आपने उसे फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो। अब देखें प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 100। अब 1 + आर करें, 1 आर आपका क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5, एन आपका क्या आ जाएगा आपके पास? एन आपके पास जो है वो जितने ईयर्स का आपने निकालना है वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें, इफ़ एन ईयर फ्यूचर वैल्यू 100, 1 + 0.05, एन फॉर एग्जांपल फर्स्ट 3 ईयर्स का निकालना चाहते हैं तो 3 सालों में आपकी कितनी वैल्यू देगा? ये 100 रुपीज़ आपको फ्यूचर वैल्यू कितनी देगा? $115। 2 सालों का अगर आप निकालेंगे 110 और 1 ईयर में कितनी देगा? 105 देगा। ये हमें फ्यूचर वैल्यू बता सकती है कि अगर इंटरेस्ट रेट 5% हो तो हमें हमारा 100 जो डॉलर हैं या 100 रुपीज़ हैं वो हमें कितना दे सकते हैं। अब सिंपल सी ये एक जनरली सा फार्मूला है, इनको आप देख लीजिएगा, सॉल्व हम इसको उसी तरीके से कर सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू जो हमने निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू जो दी होगी वो, और आर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है बेटे, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज़ हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.6 हो सकता है, आगे हम उस एग्जांपल से भी करेंगे। 0.6 अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उससे भी आपकी फ्यूचर वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, यही चीज़ें आपको बताने के लिए देन इंसान जो है एक जो फाइनेंशियल जो एक मेंबर है वो किस तरह से अपनी वहाँ पे रिस्क लेता है वो इस फ्यूचर वैल्यू को देखते हुए लेगा। अब ये फार्मूला है जनरली सा फार्मूला, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेते हैं हम। सपोज करें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास जो है 0.6, पिछला भी हमने किया 0.5 का, ठीक हो गया। 0.5 पे
हमारे पास वैल्यूज हमने 2 सालों की भी निकाल ली, 3 की भी, 4 की भी। यहाँ पे अब हमने सपोज किया बेटे रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.06 मीन 6% है। शुड जनरल मोटर्स क्या आया $100 मिलियन जो है वो एक बिल्ड अपनी फैक्ट्री को बिल्ड करने के लिए लगा रहा है 10 ईयर्स के लिए। अब देखें, अब सोल्यूशन क्या होगा, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹200 मिलियन इन 10 ईयर्स। ठीक हो गया। अब 200 मिलियंस उसने लगाए, 200 मिलियंस उसकी क्या बन गई, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को उसने क्या किया, डिवाइड किया 1 माइनस इसी फार्मूलों में, यानी वो फ्यूचर वैल्यू को सोच रहा है। प्रेजेंट वैल्यू को हमने निकालने के लिए हमने फ्यूचर वैल्यू को जो है वो क्या है 200 मिलियन वो 10 सालों का सोच रहा है। यील्ड मतलब अगर वो $100 निकाल रहा है तो वो $200 का सोच रहा है कि मुझे इतना रिसीव होगा कि नहीं होगा। $200 जो है मिलियन बेटे, उसको हमने 1 प्लस आर मीन्स आप इसको यूँ लिखें 200 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय आपका फार्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस आर आपका कितना है 0.06। जब आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और कितने सालों के लिए बेटे, 10 सालों के लिए। तो आपके पास वैल्यू आती है 112 मिलियंस। मीन्स आप अभी कितना पैसा लगा रहे हैं, 100 मिलियंस लगा रहे हैं, लेकिन 10 सालों के बाद आपको 112 मिलियन। मीन्स आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपको कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री से ज़्यादा, मतलब 10 सालों बाद हमें एक अच्छा अर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो हमारे लिए क्या होगा, जनरल मोटर्स जो हैं वो हमारे लिए शुड बिल्ड इट, वो कोशिश करेंगे चलें हमें इसमें बेनिफिट हो रहा है, हम इसको बिल्ड कर लेते हैं, हम इसकी यानी उस फ्यूचर बिजनेस की तरफ हम आगे प्रोसीड करते हैं। सेकंड देखें, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है 0.09 हो जाता है तो बेटे जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो 84 मिलियन आएगी। मींस कम हो गई। तो प्रेजेंट वैल्यू उसमें अब क्या होगा कि उसकी कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री जो है वो बढ़ गई, प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। इसका मतलब एट द एंड उसके पास 10 सालों में उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। उसने प्रेजेंट वैल्यू फार्मूले से ये फाइंड आउट किया, तो उसमें क्या होगा, वो शुड नॉट बिल्ड इट, वो उसकी तरफ डिसीजन नहीं लेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। प्रेजेंट वैल्यू हेल्प्स एक्सप्लेन वाई इन्वेस्टमेंट फॉल्स व्हेन द इंटरेस्ट रेट राइजेस। प्रेजेंट वैल्यू हमें बताती है कि भी जब इन्वेस्टमेंट हम वहाँ करें जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होगा तो हम इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं कर सकते। और एक और बात बेटे, इन्वेस्टमेंट हमेशा हमारा फंक्शन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ, हम ये आप जहन में रखिएगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम आई भी कह सकते हैं, ये स्मॉल आर कह लें, एक ही बात है, ठीक है कि। और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है बेटे वो हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसकी इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, कम कर देंगे। और अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है तो हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटे ये कुछ एक्टिविटी है, काइंडली आप इसको देख लीजिएगा। ये वही वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसमें आपने जो है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा कंपाउंडिंग का आता है। कंपाउंडिंग के द एक्यूमुलेशन ऑफ अ सम ऑफ द मनी वेयर द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सम अर्न एडिशनल इंटरेस्ट। इसमें भी वही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा इंक्रीज़ होता है तो हम एज अ कंपाउंड के तौर पर बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट जो हम अर्न कर रहे हैं वहाँ हमारा कितना फ्यूचर के लिए हमें कितना बेनिफिट हो सकता है। इसमें भी बेटे उसी तरह से है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न 0.8 होगा तो आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर क्योंकि बाय 10,000 वर्थ 30 इयर्स के लिए तो आप इजीली इसको भी फाइंड आउट। इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं बेटे, ये आप देख लीजिए कि इसमें से कोई सी भी एग्जांपल जो आपको पेपर के लिए आ सकती है। उसके बाद बेटे सेकंड आप यहाँ पर आपकी बुक में ना 3 तरह की चीज़ें हमने उसको डिस्कस करनी है। पहले हमने कर ली फर्स्ट वाली, कंपेयर सम ऑफ मनी डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से हमने देख लिया। सेकंड हमने बेटे हमने उसको देखना है, वी डिस्कस हाउ द मैनेज रिस्क, रिस्क को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। अब रिस्क के लिए सबसे पहले मोस्ट पीपल आर रिस्क अवर्स होते हैं कि मीन्स वो रिस्क लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। रिस्क होगा तो आप देखें कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, विदाउट अ रिस्क आप कुछ नहीं रहे। लाइफ इज़ अ फुल ऑफ गैम्बल्स है, आपको रिस्क लेना पड़ता है। जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कार लेते हैं तो आपको कार चलाने के लिए
अल्लाह रहम करे, ये तो रिस्क है कि आपको वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, या अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है आपको वहाँ पे उतना रिटर्न ना मिले जितना आप चाहते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे पास रिस्क हैं। तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेते हुए ज़िंदगी में आगे मूव करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेटे हम रिस्क अवर्जन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स दे डिसलाइक अनसर्टेनिटी। अब जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं यू आर ऑफर्ड, अब बहुत छोटी सी एग्जांपल उसने आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है। जैसे आप कॉइन्स का टॉस करते हैं, आपके लिए उसने एक बात की है बेटे, जो अगर आप रिस्क लेते हुए आपको जो गेन करते हैं, आप जो अचीव करते हैं, जो विन होता है, उसका प्लेयर जो है उसकी खुशी जो है एज़ कम्पेयर टू जो आप उतनी अमाउंट या उतनी चीज़ जो आप लॉस कर देते हैं उसके मुकाबले में कम होती है। मींस आप अगर हम कॉइन जो है वो एक टॉस करते हैं, तो ठीक है, आपको कहा गया कि भी ये कॉइन अगर हेड आया तो आपको $1,000 जो है वो आप जीत जाएंगे, और अगर टेल आया तो आपने $1,000 क्या है मुझे देने हैं, मतलब दो लोगों के बीच में हुआ। अब अगर तो हेड आ गया, आप जीत गए, आप भी खुश हो गए, हाँ भी ठीक है पैसे आ गए। लेकिन अगर आप हेड नहीं आता, टेल्स आते हैं, तो क्या होता है, आपको 1000 देना पड़ेगा। जो लॉस आप हो रहा है उसकी पेन आपकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्लेयर ऑफ विनिंग के। तो सो यू शुड नॉट टेक दिस गैम्बल। मीन्स आप इसमें वो चीज़ आपको होगा कि भी मुझे लॉस जो है मेरे लिए ज़्यादा डेंजरस है, मेरे लिए वो प्लेयर नहीं है, उसमें मुझे सुकून नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, हम यही रिस्क हम देखते हैं जिसमें हम उसको बियर कर सकें, हम फर्दर आगे मूव करते हैं, अदरवाइज हम नहीं। जैसे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यूटिलिटी हमने पढ़ी थी। यूटिलिटी में हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है बेटे, कि हम जैसे जैसे फर्दर हम यूनिट्स इंक्रीज़ करते जाते हैं, हमारा जो लेवल है यूटिलिटी का वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे कि एक वेल्दी पीपल है, आपकी बुक का 285 पे ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई, आप देख लीजिएगा। एक वेल्दी पीपल अगर उसके पास अगर पैसा आता है, देखें अगर एक गरीब है, गरीब के पास पैसा आएगा, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, अपने ऊपर कुछ यूटिलाइजेशन करेगा, उसको बेनिफिट होगा, वो खुशी महसूस करेगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक रिच पर्सन देखें जिसके पास ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी की सारी आसाइशें मौजूद हैं, वो क्या करेगा कि उसके लिए मुश्किल, अगर वो एक चीज़ लेता है, उसके पास ऑलरेडी हर चीज़ मौजूद है, अगर वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करता भी है, अपने ऊपर यूटिलिटी को इंक्रीज़ करता भी है, तो क्या होगा बेटे, उसको उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, यानी उसकी यूटिलिटी डिमिनिशिंग रिटर्न की तरफ जाएगी। तो ये हम जो है वो फर्दर आगे यूटिलिटी से करेंगे। यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे वेल्थ ली हुई है, वाई एक्सिस पे यूटिलिटी है। ये बेटे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन हमारे ये बता रहा है जैसे जैसे हम मूव करेंगे ऊपर की साइड पे हमारी यूटिलिटी इंक्रीज़ करती है। ये हमारी करंट है, करंट वेल्थ है और करंट ही यूटिलिटी है। इसको फर्दर मार्केट ऑफ इंश्योरेंस के साथ मैं आपको फर्दर इसको आगे एक्सप्लेन करूँगी। रिस्क के साथ किस तरह से है देखें, जैसे ये रिस्क अभी हमने क्या पढ़ा कि या तो 10,000 वो 1,000 लॉस करेगा या तो 1,000 उसको मिलेगा अगर वो टॉस करता है। बिकॉज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, अब यहाँ देखें ये लाइन हमारे पास करंट थी जो मैंने आपको अभी बताई, हमारी करंट की थी। अगर तो वो जीत जाता है तो देखो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इतना सा ये डिस्टेंस है, मीन्स इतनी उसके पास वेल्थ आई और यूटिलिटी लेवल क्या है, कम है। क्योंकि वेल्दी पीपल जब हमारी यूटिलिटी हम इंक्रीज़ करते जाते हैं तो हमारे पास इनकम तो बढ़ी, लेकिन हमारे पास यूटिलिटी में जो इंक्रीज़ होगा वो डिमिनिशिंग रिटर्न के मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होगा। अब अगर हम इसमें लॉस की बात करते हैं, 10,000 अगर 1,000 उसने जो है वो अपना उसने खोया तो उसके बाद यूटिलिटी लॉस क्या हुई, $। अब यूटिलिटी यहाँ देखें बेटे, यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। क्लियर होगी बात। मीन्स जब आपको गेन होगा तो यूटिलिटी आपको इतनी नहीं होगी, वो किसके अंडर होगी, आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंडर। और जब आप डिक्रीज़ होता है तो तब आपको यूटिलिटी अगेंस्ट वही चीज़ है, आपका कर्व आपको शो कर रहा है कि जो आप लॉस करते हैं तो आपके पास उसका ज़्यादा लॉस होता है, और जो आप गेन कर रहे हैं तो वो आपका डिमिनिशिंग, क्योंकि ये कर्व हमें यही चीज़ शो कर रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया, इसमें सिंपल सी आपने बात ये जहन में रखनी है बेटे कि जो आप बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, $1,000 लॉस रिड्यूस यूटिलिटी मोर देन द $1,000 गेन इंक्रीज इट। मीन्स आपका अगर जो गेन कर रहे हैं उससे यूटिलिटी कम है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो अपना $1,000 जो है वो हम लॉस कर रहे हैं। क्लियर।
उसके बाद आगे आता है मैनेजिंग रिस्क विद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का बेटे आप लोगों ने अपना सारा उसमें पढ़ा हुआ होगा, इसमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपली आपने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करना है कि आप इंश्योरेंस में भी देखें प्रीमियम सेट होता है, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है आपको कुछ ईयर्स के लिए कि भी आप इतने पैसे डिपॉजिट कराएं, आपको अपने घर की जैसे इंश्योरेंस करा ली आपने अपनी कभी मीन्स आपको इंश्योरेंस के लिए ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आया वो आपको एज अ रिटर्न में आपको वो उतना पे करेंगे नहीं करेंगे। अ पर्सन फेसिंग अ रिस्क पे a fee to the insurance company which in return accepts part of all of the risk। ठीक है, मीन्स आपको वो रिटर्न करेंगे। इंश्योरेंस अलाउ रिस्क टू बी पूल्ड एंड कैन मेक रिस्क अवर्स पीपल बेटर ऑफ, मीन्स अगर वो रिस्क लेते हैं तो मे बी वो बेटर ऑफ की तरफ जाएं। तो ये सारा इसमें बेटे इसमें भी यूटिलिटी का आ जाएगा, इसमें आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स इन इंश्योरेंस मार्केट्स हैं। एडवर्स सेलेक्शन है, अ हाई रिस्क पर्सन बेनिफिट्स मोर फ्रॉम इंश्योरेंस सो इट इज़ मोर लाइकली टू बी परचेज इट। और moral hazards क्या हैं, people with insurance have less incentive to avoid risky behavior, insurance companies cannot fully guard against these problems so they must charge high prices। ठीक हो गया। अब आप इसमें आप देख लें और एज अ रिज़ल्ट लो रिस्क पीपल जो होंगे, जो रिस्क नहीं मतलब जिनको रिस्क लेना सही नहीं लगता, जो नहीं लेंगे तो वो इस पूल की तरफ नहीं जाएंगे। उसके बाद इसमें बेटे आपके पास हमारी कुछ एक्टिविटी हैं, इसको आप देख लीजिएगा कि आपकी बिगिन स्मोकिंग इन बेड आफ्टर पेइंग फायर इंश्योरेंस, ये कुछ सिलेक्शन हमारे मोरल हेजर्ड पे हैं, ये आप लोग इसके आंसर्स हैं, इसको देख लें। और फर्दर जो है इसका जो एक लास्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करते हैं। और होप सो ये बहुत शॉर्टली सा, इसमें ज़्यादा आपने सिर्फ फार्मूलाज को जहन में रखना है, प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से निकालें आपने फ्यूचर वैल्यू को देखते हुए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा तो बेटे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और रिस्क हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो यही चीज़ें हैं, इसको आप डिस्कस देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।